ये अस्पताल आप देख रहे हैं। आइए आपको दिखवाते हैं। ये जो हिम्स के नाम से ये अस्पताल है, ये डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जो आयुर्वेद के प्रमोटर हैं, आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं और ये इसके फाउंडर हैं हिम्स के। और यहाँ पे एक इसकी शाखा पूर्वांचल हिम्स के नाम से खुली है और यहाँ पे आयुर्वेद की जो थेरेपी है उस आयुर्वेद थेरेपी के हिसाब से मरीजों का इलाज किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे एलोपैथ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आइए हम आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं, आप कैमरा इधर दिखाइए, देख सकते हैं डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी जी लिखा भी है डॉक्टर BRC क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। हम अंदर चलेंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे, जो पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं उनसे हम बात करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे और देखेंगे कि आयुर्वेद की जो पद्धति के हिसाब से मरीज कितने तरीके से ठीक हो रहे हैं, क्या उनका परसेंटेज है, क्या उनका परसेप्शन है, आयुर्वेद पे उनका कितना विश्वास है और बिना एलोपैथिक मेडिसिन लिए किन विधा से डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की टीम मरीजों का इलाज कर रही है। आइए डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपके मरीजों से मिलते हैं और आप बताइए, हम मरीजों का भी फीडबैक लेंगे और क्या उनकी दिक्कतें थी, किस परेशानी से वो पीड़ित थे और यहाँ क्या उनको लाभ मिला है, क्या चिकित्सा थेरेपी जो आपकी ये हिम्स में है। तो जरा हम मरीजों से भी मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक है, हम आपको मरीजों से मिलवाते हैं और सबसे पहले जो है आपके चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहेंगे जी। ताकि आप आए और अपना कीमती समय निकाल करके जी और हमारे मरीजों की आप रिपोर्टिंग करिए जी। और ताकि इस तरह के मैसेज जो है पूरी दुनिया में जाए ताकि लोगों के दिमाग में है कि सिर्फ एलोपैथी गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकता है। जी हाँ। ऐसा नहीं है, हमारे आयुर्वेद नेचुरोपैथ में भी जो है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज है। बस इतना है कि इलाज किस तरह से हो रहा है और इस पैथी को आगे बढ़ाने का जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब मैसेज जाए ताकि लोग इस पे ट्रस्ट करें और विश्वास करके पैथी लें। आइए हम अपने मरीजों से मिलवाते हैं, आर्थराइटिस हो चाहे पैरालाइज को हो। और हमारे पास जो है एक पेशेंट हैं, इनका करीब L4 L5 की नसें दबी हुई हैं। ये L4 L5 नसें जो यहाँ रीढ़ की हड्डी में होती है। हाँ, रीढ़ की हड्डी में होती है जी। तो उससे जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कमर दर्द होता है, नसों में खिंचाव आने लगता है, सुन्नापन आने लगता है जी। तो इस तरह के पेशेंट का भी दूसरा दिन ट्रीटमेंट चल रहा है और आप इनसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये जो ये टब लगा रखे हैं डॉक्टर साहब, ये इसमें मरीज ये जो लेटे हुए हैं, आप दिखाइए जरा इधर से मरीजों को दिखाइए। तो ये जो मरीज लेटे हुए हैं तो इसको कौन सी थेरेपी कहते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, ये हमारा हॉट वाटर इमर्शन है जी। इस हॉट वाटर इमर्शन से हम बहुत तरह के जो है बीमारियों को क्योर करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में हम जो है हार्ट ब्लॉकेज भी खोलते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज भी स्टेंट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बाईपास की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जी। इन लोगों से पूछिए, जो है सब पसीने आ रहे हैं। क्या शुभ नाम है बाबा आपका? रमाकांत यादव। रमाकांत यादव जी, आप इधर से कवर करिए तो दिखाई देगा। तो ये क्या दिक्कत थी आपको? हमारे कई साल 4-5 साल से कमर में दर्द था, पूरा पैर शून्य हो रहा था। चल नहीं पाते थे। अंग्रेजी दवाई बहुत जगह से कराए, गोरखपुर में भी कराए, यम्स में कराए, लखनऊ में कराए, लेकिन कहीं से ठीक नहीं हुआ। तो किसी तरह से पता चला कि पादरी बाजार के पास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो यहाँ आए। आज तो वही दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन है, तो जो पीछे से आपको ये दिक्कत थी तो 2 दिन में कुछ फर्क महसूस हुआ है? आराम मिल रहा है। तो आपका विश्वास आयुर्वेद पद्धति पे बढ़ रहा है? हाँ, आयुर्वेद पद्धति अच्छी है। जी जी। हाँ। दूसरा पेशेंट हमारे पास रूमेटाइड आर्थराइटिस के अभी मात्र 17 साल का बच्चा है। जी। और 17 साल में जो है करीब 4-5 साल से दौड़ रहा है इलाज के लिए और कहीं से उसको भी फायदा नहीं हुआ। आप उसका भी आउटपुट ले सकते हैं। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो भैया? सुकरौली से। तो सुकरौली से आए हो, तो क्या दिक्कत थी शरीर में? ब्रेन से पूरा कमर और पीठ और पैर में, लेफ्ट पैर में बहुत दर्द था। अच्छा। और दवा खा रहा हूँ, सही हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर से दवा जैसे ही छोड़ रहा हूँ उसके बाद वैसे उठना बैठना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना सब बंद। तो बाहर कहीं इलाज नहीं कराए? बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ क्या? बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करा चुका हूँ, जैसे एम्स हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें दवा ना कराया हो। तो उससे फायदा नहीं हुआ दवा कराने से? फायदा तो हो रहा है, बस 1 और 2 दिन। अच्छा। उसके बाद फिर से वही जो कंडीशन है वैसा ही हो जा रहा है फिर से दोबारा। अच्छा, चलिए। डॉक्टर साहब, ये दूसरा दिन हुआ है आपको, तो इस 2 दिन में कुछ 2 दिन में आराम मिला है? 19-20 कह सकते हैं, 0.1% है। अभी 2 दिन में कुछ फायदा महसूस हो रहा है?
अभी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है और इसमें इतनी जल्दी ये रिस्पांस आएगी नहीं। जी जी इनको पूरी तरह से ठीक होने में 7 से 8 महीना लगेगा। जी और इस 7 से 8 महीने में पूरी बीमारी रिवर्सिबल है, ये पूरी क्योर हो जाएगी। एलोपैथ में इसका इलाज नहीं है, पूरी लाइफ पूरी जिंदगी ये दवा खाती है। सबसे बढ़िया है कि कोई पेशेंट जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में नहीं आता है, चाहे वो किडनी का भी होगा, चाहे कैंसर का भी होगा, चाहे ये स्पाइन के मरीज आते हैं, सबको पीजीआई से फिर एम्स से सबको ऑपरेशन बोल दिया जाता है। तो लास्ट स्टेज में यहाँ भी आते हैं ताकि हम सर्जरी से बच सकें। और बहुत सारे मरीजों को हम लोग सर्जरी से बचाते हैं, ट्रांसप्लांट से बताते हैं, किडनी डायलिसिस से बताते हैं और बचाते हैं। और कैंसर में भी जो हम लोग पास पेशेंट आता है तो या तो लास्ट स्टेज में या थर्ड स्टेज में ही आता है। डॉक्टर साहब आपने कहा किडनी के डायलिसिस से हम बताते हैं, किडनी क्योरेबल, तो ऐसा क्या है डॉक्टर साहब आपके पास थेरेपी या मेडिसिन का एक पैक जो? देखिए हम तो ये बताना चाहेंगे, जैसे मेडिसिन का इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है। एलोपैथ में तो सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया इसमें कोई इलाज नहीं है, सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा। डायलिसिस भी उनका इलाज नहीं है, एक वैकल्पिक व्यवस्था है पेशेंट को कुछ समय के लिए जिंदा रखने का। बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं डॉक्टर साहब, मतलब जो परिवार है वो परिवार बिल्कुल बिखर जाता है डायलिसिस कराते कराते बिल्कुल। अब भाई आप एक मशीन के सपोर्ट पे चले जाते हैं ना, और हफ्ते में 2 बार 3 बार होता है तो आप उसका खर्चा जान सकते हैं मान लीजिए। तो फिर इस समय तक मान लीजिए पेशेंट लंबे समय तक कहाँ अफोर्ड कर पाएगा। तो कोई डायलिसिस का मरीज ऐसा है आपके पास डॉक्टर साहब अभी यहाँ जो मरीज है? नहीं, अभी इस समय तो डायलिसिस के तो नहीं है, लेकिन डायलिसिस के लिए बोल दिया। हाँ, किडनी के सीकेडी के पेशेंट है, क्रोनिक किडनी डिजीज था उनको, और वो 10-12 साल से ट्रीटमेंट ले रहे थे और उनको डायलिसिस के लिए बोल दिया गया था। उनकी क्रिएटिनिन समथिंग जो है करीब 10 के आसपास में थी। कुछ डेटाज हैं या उस पेशेंट का नाम या उस पेशेंट से हम मिल सकते हैं? हाँ, मिल सकते हैं। हाँ, अच्छा यहाँ पे पेशेंट है। अरे तो बड़ा सौभाग्य हमारे दर्शकों को, देखने वालों को। आप हैं सीकेडी के पेशेंट? हाँ, सीकेडी के पेशेंट। जी, आप सीकेडी के पेशेंट हैं सर? जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र राज। धीरेन्द्र राज, जरा हमारे दर्शकों की तरफ सर, दर्शक भी आपको देख सकें, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो क्या दिक्कत थी सर एलोपैथ में? जो हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं या डॉक्टर्स हैं जो किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे आपने सलाह मशवरा नहीं लिया सर? ये सलाह मशवरा सन 16 से जो है दिक्कत हमको। सन 2014 से दिक्कत है? 16 से, सॉरी। और वहाँ मैदानता गुड़गांव से भी दवा चली जी, और लखनऊ से भी दवा चली। इस समय डॉक्टर हेमंत कुमार जो एम्स के डायरेक्टर या कुछ हैं गोरखपुर के जी, वो भी उनकी भी दवा चली, लेकिन आराम नहीं मिला। इस बीच में 10 दिन पहले करीब हमारी क्रिएटिनिन 10 पहुंच गया था। तो एक हमारे मित्र हैं वो आए हमको मिलने, तो बताया गया ऐसी बात, डॉक्टर पहुँच चलिए। और अभी 10 दिन 15 दिन पहले हमारा क्रिएटिनिन 9-10 करीब पहुँच गया था जी। तो हमारे एक मित्र हैं जो यहाँ, उनकी पत्नी तबीयत खराब थी, वो दिखा गए थे यहाँ से जी, वही घर पर गए थे हमारे। फिर दिवाक हमको आए, यहाँ एडमिट कराए। पैर में सब सूजन भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो सीने में इंजेक्शन था, पैर में सूजन सब कम हो गया है, और सीने में सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब है चलने में भी 1-2 किलोमीटर टहल भी तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी स्थिति ठीक है। तो यहाँ आए हैं तो सर दवाइयाँ भी खा रहे हैं, आयुर्वेद वाली दवाइयाँ ले रहे हैं या एलोपैथ की दवाइयों के साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं? दवा बीपी की जो है, जैसे डॉक्टर साहब 2 दिन पर अगर बीपी ज़्यादा कभी है तब देते रहे, दवा बीपी दवा बंद है हमारी। 3 तरह की दवाइयाँ बीपी का सुबह शाम ले रहे थे, आज के ट्रीटमेंट की बीपी की दवाइयाँ पूरी तरह से बंद है। कैसा महसूस कर रहे हैं 10 दिन के ये यहाँ? अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो फिर सर आपकी क्रिएटिनिन की जांच हुई क्या दोबारा? आज होगी जांच। अच्छा, आज होगी। तो आज होगी तो उम्मीद करते हैं कि कुछ रिजल्ट्स बेटर होगा, आपका सीरम क्रिएटिनिन डाउन होगा। बिल्कुल सर, उम्मीद हमको भी है कि हल्का होना चाहिए। तो कितना सर आपका विश्वास बढ़ा है हमारे इस आयुर्वेद के ऊपर, हमारी आयुर्वेद थेरेपी के ऊपर कितना विश्वास बढ़ा है सर आपका? 100% बढ़ा है विश्वास। तो सरकार किस तरह का ध्यान दे सर, बताइए? जैसे बढ़ावा आयुर्वेद बढ़ावा कहीं नहीं, हॉस्पिटल तो है सरकारी कागजों में है। आयुष्मान कार्ड देखिए जो है जी, अभी नाम तो रख दिया है आयुष्मान भारत योजना, और आयुष को ही बाहर रखा हुआ है। तो कॉलेज खुल गया सर, आयुष्मान कॉलेज से नहीं मतलब है ना। आज मान लीजिए एलोपैथिक के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज, अभी सपोज करिए पेशेंट डायलिसिस पे है, तो डायलिसिस के लिए क्या है, उसका आयुष्मान से फ्री हो रहा है। अगर वही मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट अगर आयुष्मान से आयुष में हो, आयुर्वेद में हो, तो डायलिसिस तक वो पहुंचे ना। जी जी। अगर हमारे पास पेशेंट 2, 3, 4 क्रिएटिनिन पे आ जाए तो हम उसको डायलिसिस तक जाने ही नहीं देंगे, सरकार का उससे और ज्यादा पैसा बचेगा। जी जी। लेकिन एक डायलिसिस पेशेंट अगर चला गया तो 3 साल, 2 साल, 4 साल तक चलनी है डायलिसिस। अब मान लीजिए हफ्ते में 2 डायलिसिस होना है, तो कहीं न कहीं से सरकार का पैसा वहाँ तो ज्यादा खर्च हो रहा है ना। परिवार भी टूटता है, परिवार भी टूटता है मान लीजिए। तो आयुर्वेद को सरकार ने ही इसको पीछे कर दिया।
इसमें अभी महाराज जी जो अपने पूज्य महाराज जी तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इतना बड़ा कॉलेज आयुर्वेद का ही दिया है। अगर एलोपैथ का कॉलेज दिया तो उसके बराबर आयुर्वेद का कॉलेज दिया है डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है कि नहीं वो तो सही बात है। अब मान लीजिए कुछ योगी ने जो है उनका बड़ा आभार है ताकि इसके प्रति उन्होंने एक्शन लिया और बहुत तरह के जो है आयुर्वेद पे भी काम चल रहा है। लेकिन अभी भी मान के चलिए एलोपैथी की अपेक्षा अभी भी बहुत मान के चलिए सिर्फ 10% धरातल पे ही काम हो रहा है। क्योंकि हम लोग उस चीज जैसे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग को पता है ना मालिक, हमारे पास पेशेंट आता कर सर मेरे पास पैसे नहीं है, आयुष्मान से हो जाएगा क्या? तो अगर वो व्यवस्थाएं रहती, आयुर्वेद को भी शामिल किया जाता तो कम से कम वो डायलिसिस तक तो नहीं पहुंचती। अच्छा सर, एक चीज हमारे दर्शकों को जरा बताइए, सर्जरी की जो सर्जरी अपने वहाँ विधा है, मेरी समझ से जो मेरी जानकारी है, सर्जरी के जो जनक, गॉड ऑफ सर्जरी सुश्रुत जी, तो सुश्रुत जी की वजह से सर्जरी पूरे विश्व में एक विधा आई। तो हम अपनी जानकारी और दर्शकों की जानकारी के लिए बस ये आपसे पूछ रहे हैं कि जब सुश्रुत जी सर्जरी की स्टार्ट किए या सर्जरी करते थे, तो उस समय क्या वो एलोपैथ की दवाइयां देते थे उस घाव को सुखाने के लिए? एलोपैथ तो अब इसकी उत्पत्ति देखिए कब से है, तो बताइए हमारे दर्शकों को, मुझे तो नहीं जानकारी है। आपका जो है हमारा जो है आयुर्वेद जो है 6000 साल पुराना है। जी। और इसको अभी आए हुए करीब 500 हजार साल भी नहीं हुआ, अभी 500 या 400 समथिंग हुआ एलोपैथ को आए हुए। जी। ये तो उन्होंने कॉपीराइट किया ना, नकल तो उठाया वहां से। तो सर लेकिन रहा सवाल ना, आज जैसे देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है सरकार का। आज क्या है कि सरकार उनके पक्ष में है ना, मान लीजिए आज की सरकार के पीछे से सर ये चला आ रहा है, पीछे की सरकार भी एलोपैथ। हमारा जो कानून जो बना है, जैसे रेडमी एक्ट मान लीजिए जो बना हुआ 1854 का जो कानून बना हुआ है, वो कानून क्या होता है, हमारी जो भी पारंपरिक चिकित्साएं हैं उसको रोकती है। अच्छा, जो 1854 का जो काला कानून के नाम से कहा गया था, जिन्होंने अंग्रेजों ने इस कानून को बनाया था ताकि इस तरह के जो विधा वाले हैं उनको रोका जाए। ये एलोपैथ को प्रसारित करने के लिए ये कानून बनाया गया था, हम प्रचार नहीं कर सकते। तो बहुत तरह के कानून जो है इसको रोकता है ना, मान लीजिए, इसीलिए तो इसका विकास नहीं हुआ। तो जैसे मान लीजिए सरकारें आई, उस कानून पे किसी ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन खैर पिटीशन दाखिल हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो है सुनील उपाध्याय ने जो है पिटीशन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बहुत जल्दी इस पे निर्णय आ जाएगा। तो इसमें सरकार की अहम भूमिका है। अगर इसको देखिए, हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, हम लोग तो इस पे काम कर ही रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इस पे ज्यादा काम करेगी तो अमल ज्यादा होगा। तो सर सरकार तो काम कर ही रही है, आपके गोरखपुर को इतना बड़ा आयुष विश्वविद्यालय दिया, तो निश्चित रूप से सरकार का सहयोग है। नहीं एकदम सहयोग है, सराहनीय कदम तो है, लेकिन बहुत सारी इस पे काम करना पड़ेगा सरकार को, तब जाके एक दिन में तो नहीं हो सकता था। हमारे पैनल में बहुत तरह के जो है लायर भी हैं, बहुत सारे हर तरह के पैनल में हमारे डॉक्टर हैं, MBBS MD भी हैं, होम्योपैथ के भी हैं, मतलब पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया है और सरकार में भी ये बातें रखी जाती हैं। लेकिन अब बता तो रहा हूँ, अब पहले से कुछ बेहतर हो रहा है जी, और समय लगेगा, धीरे धीरे सरकार भी लगी हुई है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, जैसे प्रधानमंत्री जो ये दुकानें खुली हैं दवाई की, जन औषधि, प्रधानमंत्री जन औषधि खुला और वहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है, तो क्या इस तरह की जगह जगह पे आयुर्वेदिक दुकानों का खुलने का कुछ प्रोग्राम है सर? अभी तो फिलहाल हमें तो अभी तो सबसे बड़ी सर इसको पैनल में सरकार ले तो। अच्छा, अभी आयुर्वेद को पैनल में लिया ही नहीं है सरकार? नहीं, आयुष में लिया ही नहीं ना, मान लीजिए अभी तो आयुष में लेगी, मान लीजिए आयुष कवर करेगी, मान लीजिए उसके बाद से तो फिर जैसे जन औषधि केंद्र खुला है उस तरह से आयुर्वेद में तो सरकार का काम है ना करना। तो ये सब ब्रांड एम्बेसडर जैसे अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो तमाम दर्द की ट्यूब को, मलहम को, पान पुकार को प्रमोट करते हैं। तो सर आयुर्वेद को प्रमोट करने वाला कोई ऐसा फिल्म स्टार, कोई बड़ा क्रिकेटर, सुपरस्टार सर नहीं है जो आयुर्वेद को लेके आगे बढ़े? अब देखिए भाई, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं वो तो बिना एक पैसे के एक जबान न खोलें जी, तो फिर क्यों आयुर्वेद का जबान खोलेंगे कि दवा अच्छी है जी? तो जो पैसे चाहिए ना, मसाले, आयुर्वेद की कंपनियां के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी उनके पास कैपिटल नहीं है ताकि वो करोड़ों का उनको दे करके जो है एक दवा का प्रचार करा सके। अब फैक्ट मैं जो बता रहा हूँ, बाकी और कंपनियां हैं उनके पास, एक सपोज करिए जब अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं सर मैं थोड़ा सा रोकूं आपको। सर डाबर, हिमालय, ठीक है, क्या उनके पास पैसे की कमी है? मतलब वो एक ऐड भी नहीं करा सकते हैं? नहीं सर, कराते हैं, जितना उनसे संभव है वो कराते हैं, लेकिन आप अन्य जो एलोपैथ की जो लाभी है उनके आगे भी ये कुछ नहीं है ना। बाबा रामदेव आयुर्वेद के ब्रांड के ऊपर देखिए कितने केसेज होते हैं सर। होने दीजिए सर, केस नहीं मतलब होते हैं ना, लेकिन बोलते तो है ना, बोलते तो है ना, बोलते हैं। देखिए बता रहा हूँ, ये जो आयुर्वेद का जो भी थोड़ा प्रचार चल रहा है वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों से चल रहा है, जैसे बाबा रामदेव हैं, हमारे जो है BRC सर हैं, और इस तरह के कुछ हमारे वैद्य भी हैं,
जो आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब लेकिन देखिए, जो मान लीजिए आज 400 साल से बिगड़ी हुई चीजें एक बैग नहीं सुधर जाएगी, टाइम लगेगा। अब सरकार का ध्यान आ रहा है, और सबसे बड़ी देखिए सरकार का ध्यान है, लोग भी अब एक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि देखिए आप कोरोना देख ही लिए जी, अब कोरोना लोग झेल के देख चुके हैं। अब रहा सवाल कि धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता आ गई कि नहीं, मेरे पास जो समाधान मिलेगा वो तो आयुर्वेद के पास ही है जी। और प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले इंसान आयुर्वेद नेचुरोपैथ में जाए, ना ठीक हो तब एलोपैथ में जाए। यहाँ तो उल्टा होता है। हाँ जी बिल्कुल सर। कुछ जैसे जो थोड़ा मुझे जानकारी है आयुर्वेद के बारे में, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स का नाम मैं ले रहा हूँ, हमारे दर्शकों के अवेयरनेस के लिए उससे होने वाले फायदे बताएं तो शायद कुछ जन जागरूकता बढ़े और आदमी जो है अपने आप को स्वस्थ रख सके। पहला इंग्रेडिएंट्स है फाइलेंथस न्यूरो, जिसको आयुर्वेद में भुइयांवला बोलते हैं। भुइयांवला के बारे में संक्षेप में थोड़ा थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, अगर वो भुइयांवला लगातार लें तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, भुइयांवला जो हमारे एक्चुअली जो काम करता है वो हमारे लिवर के लिए है, और लिवर को डिटॉक्स करता है जो है जी। और भुइयांवला का जो है 3 से 4 ग्राम चूर्ण जो है अगर आदमी जो है कंटिन्यू लेता है तो उसकी लिवर हमेशा के लिए हेल्दी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और उससे कोई नुकसान नहीं है, और एक स्वस्थ आदमी भी उसको ले सकता है। सर अंजीर के बारे में थोड़ा बताइए सर हमारे दर्शक। देखिए, अंजीर जो है एक हमारी तरफ से जो एक एनर्जी देती है जी, और अंजीर का जो है हमारे शास्त्रों में हर जगह मेंशन है, और एक कमजोर बॉडी को जो है एनर्जी बनाने के लिए जो है हम 2 से 3 अंजीर का प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं, और एक बीमार व्यक्ति भी ले सकता है और उसको स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। डाइजेशन में भी कुछ फायदा करता है क्या? कॉन्स्टिपेशन के दिन बहुत अच्छा काम करता है क्या सर अंजीर? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत करता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो बहुत सारी तरह की दवाइयां हैं, बहुत तरह के जो है मान लीजिए चूर्ण आते हैं। चूर्ण नहीं, हम सिर्फ जो घर में उपलब्ध है आंवला। हाँ, आंवला तो कॉन्स्टिपेशन के लिए तो आंवले का जूस लीजिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो रामबाण काम करता है जी। और उसके बाद से जो है घरेलू, हमारे रसोई घर में तो बहुत तरह की चीजें हैं, जो मसाले हैं जी। दालचीनी सर, दालचीनी के बारे में थोड़ा बताइए। दालचीनी भी है, मान लीजिए कहीं भी कप बन रहा है, मान लीजिए कंजेंशन है, उसमें काम करता है जी। तो ये सारी बता रहा हूँ ना, जितने भी हमारे रसोई घर में मसाले हैं सब हमारी बॉडी की जरूरत है। हमें खाने के तरीके नहीं मालूम। नीम के लिए सर बताएं, जैसे नीम कितना फायदेमंद है? देखिए, नीम थेरेपी जो है ये तो हमारे शास्त्रों में आज नहीं, हजारों साल पहले से भी मेंशन था जी। और आज से 40-50 साल 100 साल पहले लोग घर घर इसको यूज करते थे। एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक दातुन की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो पहले क्या होता था, सब लोग नीम की दातुन करते थे जी। तो नीम की दातुन करने से कभी किसी की न मसूड़े खराब होते थे, न दांत खराब होती थी, कहीं भी घाव लग जाता था तो नीम के पानी से जो है उसको जो बॉयल करके जो है धुलाई कर देते थे, एंटीसेप्टिक का काम करता था। और आजकल क्या है, जहाँ थोड़ा सा कटा आपने जो डिटॉल डाल दिया, तो नीम और डिटॉल में बहुत फर्क है जी। तुलसी घरों में है सर, तुलसी का थोड़ा बताइए। देखिए, तुलसी जो है कहीं भी कफ प्रदान होता है, जैसे कहीं भी खांसी आ जाए, बलगम आ जाए, तो तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं, 4 पत्ती तुलसी का चबा सकते हैं, उसका बीज का पूरे पंचांग का तुलसी का इस्तेमाल होता है जी। तो छोटी छोटी चीजें सबके पास है, मगर कोई इसको यूज नहीं करता है। सर एक चीज हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे अगर शुगर हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ मैंने पढ़ा है कि अगर मेथी 2 चम्मच, उसके साथ थोड़ी दालचीनी, ठीक है, और कलौंजी, अगर इन तीनों का मिश्रण हम लगातार लें तो आई थिंक शुगर बढ़ेगा नहीं, और दवाइयों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो कम होगी, और पैनक्रियाज को भी क्या सर ये फिर से स्टिमुलेट करता है कि भाई इंसुलिन को। आपने शुगर की बात किया, बहुत अच्छी बात कहा जी। शुगर टोटली रिवर्सेबल है जी। 100% शुगर रिवर्स होता है। हम लोग यहाँ कितने पेशेंटों को इंसुलिन बंद कर चुके हैं, बाकी जो पेशेंट 200-250-300 शुगर वाले ले आते हैं, 7 दिन के अंदर उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं। लेकिन ये टोटल पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है जी। क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ी होती है ना डाइट होती है, लाइफ स्टाइल डिजीज है। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए और डाइट को चेंज करिए, 100% रिवर्सेबल है, रिवर्स हो जाती है। हम लोग यहाँ करते हैं और पेशेंट होता है, लेकिन इसमें पेशेंट का भी रोल होना चाहिए और डॉक्टर का भी रोल होना चाहिए जी। और मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो सीकेडी के किडनी के पेशेंट में 100 में से 70% वो डायबिटिक होते हैं। जो हार्ट के पेशेंट आते हैं वो भी जो है ब्लड प्रेशर के पहले मरीज होते हैं। तो कहीं न कहीं से इन दवाइयाँ जो है उनको, और जैसे नहीं होता गड्ढा जी, पहले छोटे गड्ढे में गिरते हैं, वो गड्ढा बड़ा होता तो है, वो गड्ढा में छलांग मारते मारते क्या होता है कि फिर दूसरे उससे बड़े गड्ढे में गिरते हैं जी। तो एलोपैथिक दवाइयाँ आपको गड्ढे में ले जाती हैं। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे, घरों में जगह पर सर ये उपलब्ध है, लेकिन जनता की अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ी है सर। सहजन का पत्ता ये बहुत ही कारगर है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन मिलते हैं।
उसकी छाल में भी मिलते हैं। लेकिन सर और सहजन का पत्ता हमें लगता है कि फ्री में उपलब्ध है, कभी भी ज्यादातर तो फ्री में उपलब्ध है। खा भी रहे हैं, पहले खाते भी नहीं। वही कहूँ कि थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है। काम करता है, पेन में भी काम करता है जी। ये इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है जो है। और बता रहा हूँ पेन के लिए भी जो है आप इसके पत्ते का भी काढ़ा पी सकते हैं। और पूरा इसको जो है सब्जियां जो बनती हैं उसको बना करके सीजन में तो इसको हमको लगता है कि सबको खाना चाहिए। और ये सीजनल है, मान लीजिए सीजन में जरूर अपने घरों में जो है इसका इस्तेमाल करिए। पत्तियां तो सर हमेशा उपलब्ध है, पत्तियों का तो कोई सीजन है नहीं सर। नहीं, पत्तियों का तो नहीं सीजन है, तो पत्तियों को बता रहा हूँ, इसको आप सुखा करके पाउडर्स के रूप में ले सकते हैं, काढ़े के भी रूप में ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर इसका फली जो आता है ना, इसका डंठी बन के आता है, पूरा लंबा लंबा आता है, आप उसकी सब्जी भी खा सकते हैं। अब तो मैं देखता हूँ जब 10 साल के अंदर हम लोग खाना चालू कर दिए, पहले तो ऐसे बाजार में रहता था, कोई इसको खरीदता नहीं था। अच्छा, एक चीज और सर जो आयुर्वेद से हमारे दर्शकों को बताइए सर, करेला और जामुन। ठीक है, करेला और जामुन। करेला हमें लगता है एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है और औषधि भी है, तो करेले के बारे में जरा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि अवेयरनेस बढ़े। उसका जो गुड़ होता है, उसका नेचर जो होता है वो कसैला होता है, तीखा होता है, तो उसका गुड़ सबको पता है और लोग करेला इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, करेला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करेले की भुजिया बनती है तो उसमें बहुतायत मात्रा में तेल पड़ जाता है सर। तो मुझे लगता है कहीं जो सरसों का तेल है इसकी वजह से जो उसकी जो करेले का टोटल गुड़ है। देखिए ये हमारा मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि बनाने का तरीका, आप भोजन को कैसा बना रहे हैं ना, वही भोजन आपका एसिडिक हो जाएगा, वही भोजन आपका क्षारी भी होगा। करेला खाने के कुछ ऐसे तरीके बताइए सर जिससे कि हमारे दर्शक जान सके, करेले का सेवन बढ़े और लोग निरोग रहे। अब जैसे मान लीजिए हम हमारे यहाँ एक हम लोग बताते हैं पेशेंट को जीरो ऑयल कुकिंग, बिना तेल का सब्जी कैसे बनाए। तो ये बहुत सिंपल तरीका। अब जैसे मान बोला ना कि करेला मान लीजिए, तो करेला को क्या करना है, एक हल्का सा आप एक स्टीम दे दीजिए जी, ठीक है ना। आप स्टीम देने के बाद जो है आप उसमें मत तेल डालिए ना, आप उसको जैसे क्या होता है ना कि कुछ आप मसाले लीजिए और उस मसाले को क्या करिए, आप प्याज डालिए, पानी तेल मत डालिए, कढ़ाई में प्याज डालिए और प्याज क्या करता है, पानी को छोड़ता है जी जी, ठीक है ना। वो उसके अंदर पानी जब छोड़ेगा उस समय आप उस पर करेला रख दीजिए और करेला रखकर उसको ढक दीजिए। उस पानी को जैसे, उस प्याज को जैसे वो पक जाएगा, इसको हम जीरो ऑयल कुकिंग बोलते हैं। एक चीज और सर, जगह जगह उपलब्ध है सदाबहार का फूल, जिसको मतलब ऐसे हम लोग अपनी भाषा में कहते थे कि मतलब जो एक पहले बेहा का पेड़ होता था अब नहीं दिखता है सर। नहीं कहीं दिखता है, तो सदाबहार का फूल हर जगह उपलब्ध है, उसको हम गमले में भी लगा सकते हैं, कहीं भी सर आपको सदाबहार का पेड़ मिल जाता है। तो सदाबहार का फूल मुझे जहाँ तक समझ है शुगर के मरीजों को बहुत राहत देता है, शुगर कंट्रोल में बहुत फायदा करता है। तो सर सदाबहार के फूल खाने से या उसकी पत्तियां खाने से हमारी जनता दूर क्यों हो गई? माइंड सेट नहीं है ना उनके पास, वो चीजें नहीं। अभी जिस हम लोग पेशेंट आते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग बता देते हैं, तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीजें उनको नॉलेज नहीं है ना। मान लीजिए जैसे ये कहा ना कि आसानी से मिल जाए, अब जैसे मान लीजिए ना अभी जैसे फीवर हुआ तो आप क्या करेंगे, पैरासीटामोल हर जगह उपलब्ध है, आप तुरंत खोल ले और खा लिए। और वही हमारे यहाँ अगर मान लीजिए हम जैसे नेचुरोपैथ से अगर फीवर हमको उतारना है, आप बुखार से अगर खाते हैं तो आधा घंटा लगेगा आपको फीवर उतारने में, और हम 15 से 20 मिनट में फीवर उतार देंगे। लेकिन अब 15 से 20 मिनट के लिए पेशेंट को करना पड़ेगा कि भाई एक कप लेना पड़ेगा, उसमें पानी गर्म करना पड़ेगा, पैर डालना पड़ेगा, तो तुरंत 20 मिनट में फीवर उतरता है। तो अब उसके लिए पेशेंट कहेगा अरे कौन पानी गर्म करने जा, कौन बैठने जा। तो आसान लोग 60 जिंदगी जी रहे हैं, ये ना कि एलोपैथिक 60 है। सर एक पौधा और है, लोग उसको गमलों में लगा सकते हैं, उससे बहुत सारा फायदा ले सकते हैं, उसको कहते हैं सर अब यहाँ गोरखपुर की भाषा में जरकुस। तो चाय में अमूमन डाल के पीने से बुखार ठीक भी हो जाता है, शरीर का दर्द भी ठीक होता है, ये हमारा अपना अनुभव है। जरकुस का पौधा घास की तरह होता है, घास की तरह जी। तो जरा जरकुस के लिए बताइए सर, जरकुस लेमन ग्रास जो होती है, जरा उसके बारे में। काढ़ा बना के पिया जाता है, चाय की तरफ भी उसको पिया जाता है जी। अगर उसको लोग लगाएं गमले में, आजकल क्या गमलों में लोग फूल लगा रहे हैं, फूल के जगह पे छोटे छोटे कुछ औषधियां हैं जो अपने घर में लगा करके उससे लाभ ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ये अवेयरनेस की जरूरत है ना, और इसमें काम सरकार का है। नहीं सर, जनता का भी काम है, आप जैसे शिक्षक, आप जैसे डॉक्टर्स का भी सर काम है। हम लोग तो अपने स्तर तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार को भी तो प्रमोट करना चाहिए ना। जी हाँ सर, बिल्कुल। और धीरे धीरे हो रहा है काम, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और पुनः जगह घूम के लोग अपनी पैथी पे आ रहे हैं, हमें आते हैं हमारे पास बहुत सारे, अब तो कुछ डॉक्टर्स भी, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो सर एलोपैथ की जो मेडिसिन है, तो क्या यहाँ से जो मरीजों को आप ट्रीटमेंट देते हैं,
तो कुछ एलोपैथ भी यूज करते हैं उसके साथ? नहीं सर, हम लोग तो एलोपैथ एकदम नहीं छूते हैं। हाँ, जो उनकी मेडिसिन, जैसे सपोज करिए कि उनकी डायबिटीज की दवा चल रही है, तो डायबिटीज की जब दवा उनकी चलती है तो तुरंत हम दवा नहीं बंद कर। कोई भी मरीज अगर आता है, मान लीजिए अगर वो कैंसर का ही मरीज है, मान लीजिए उसका कीमो चल रहा है, तो हम तुरंत उसका कीमो नहीं बंद करते हैं, हम उसको मॉनिटरिंग करते हैं। अगर मॉनिटरिंग के दौरान अगर मेरे पैरामीटर को लेवल में जब आता है तब जैसे मान लीजिए शुगर, अब जैसे मान लीजिए जब बीपी बढ़ के आ रही थी, 3 तरह की दवाइयाँ ले रहे थे, तो अब इनका हमने एक बार जिस दिन आए उस दिन दवा नहीं बंद किया, हमने मॉनिटर किया, हमने देखा दवा खिला रहे हैं और हमें थेरेपी दे रहे हैं तो इनका कितना लो जा रहा है, तो उस हिसाब से फिर अगले बार इनको हमने एक दवा बंद किया, फिर 2 दिन बाद देखा कि उससे लो आ रहा है, तो फिर हमने इनका तीनों दवाइयाँ बंद कर दिया। आज परसों की दवा खाए हुए हैं, अब परसों से जो है एक भी दवा नहीं खाए हैं, तो इस तरह से हम धीरे धीरे वो दवाइयाँ धीरे-धीरे रिड्यूस करते हैं। थायराइड हो, तो अर्जुन की छाल भी इस्तेमाल करते हैं क्या? सब करते हैं अर्जुन की छाल। इस्तेमाल अर्जुन की छाल जो है बीपी को बैलेंस बनाता है, मान लीजिए नाड़ियों को शुद्ध करता है, मान लीजिए कहीं भी नसों में ब्लॉकेज को दूर करता है, तो उसका बहुत अपना खुद का रोल है अर्जुन की छाल का। तो टोटल हमारे जो भी ट्रीटमेंट होता है, ज्यादातर काढ़े होते हैं, नेचर के दिया हुआ सारी चीज होती है, और हमारे यहाँ ज्यादातर जो DIP डाइट होती है, तो डाइट ही हमारा सबसे प्रमुख होता है, और ग्रेड सिस्टम हमारे हार्ट वाटर इमर्शन जिसको बोलते हैं, और BRC सर का जो भी हमारे यहाँ 7 तरह की जो है सर्केडियन डाइट होती है, बहुत तरह का हमारा पैरामीटर है, तो हम लोग उन्हीं से ट्रेनिंग ले करके, और पूरे ये भारत ही नहीं, अब तो हम लोग का पूरा मुहिम चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, तो हमारे सर का सेंटर जो है विदेशों में भी खुल रहा है, तो इस आयुर्वेद नेचुरोपैथ का जो है अपने यहाँ भारत को छोड़ करके ताकि अन्य देशों में भी अभी प्रमोट किया जाए। हाँ, एकदम प्रमोट किया जाए। अच्छा सर, जैसे अगर हमें कमजोरी महसूस हो रही है, थकान सी लग रही है, लोग कह रहे हैं कि बड़े कमजोर हो, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत हम जाते हैं ताकत की गोली बाजार से 5, 7, 10 रुपए की ताकत की गोली खरीद के ले आते हैं। तो 10 रुपए की गोली हम आराम से 1 महीना खाते हैं और लगता है अंदर से ऐसा फील होता है कि हमें कुछ एनर्जी मिली है, कुछ हम पहले से स्ट्रांग हुए हैं। तो अश्वगंधा सर, अगर हम जरा आप अश्वगंधा के लिए हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे देखने वाले दर्शकों को बताइए सर, कि अगर ऐसी किसी को मतलब ब्रेन बूस्टर की जरूरत पड़े, ब्रेन को अपने शार्प करना हो, बूस्ट करना हो, तो अश्वगंधा वो ले, और अश्वगंधा के कुछ संक्षेप में फायदे बताइए सर। देखिए, अश्वगंधा जो है दो तरह के पौष्टिक चीजें होती है, आपको बॉडी को एनर्जेटिक औषधियाँ हैं, और अश्वगंधा कॉमन जो है मरीज भी ले सकता है और स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है इसको। और हाँ, सवाल जैसे बोल रहे हैं ना ब्रेन के लिए भी, तो हमारे यहाँ ब्राह्मी आती है, बहुत तरह की ब्राह्मी टेबलेट आती है, ब्राह्मी का सिरप भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिजीजें हैं सबका इलाज है हमारे आयुर्वेद में भी है, नेचुरोपैथ में। और जहाँ आपने 10 रुपये कैप्सूल की बात किया, जो है एनर्जी जो लेते हैं, देखिए पहली बात तो जितनी भी कैप्सूल जो टेबलेट है जो एनर्जी लिए बनाए गए, जो टॉनिक बनाई गई हैं, इसको टॉनिक लेने से जो है कभी भी मरीज उससे पुष्ट नहीं होता है, उससे पुष्ट जो होता है केमिस्ट होता है और डॉक्टर होता है। टेबलेट आप खाएंगे, मरीज खाएगा, और ताकत डॉक्टर को मिलेगी और केमिस्ट को मिलेगी। तो इसलिए माइंड सेट कर दिया जाता है कि ये कैप्सूल खाएंगे, आप उसकी जगह पे फ्रूट्स लीजिए ना, आप नेचुरल सप्लीमेंट लीजिए ना। भगवान ने जो नेचर ने जो खुद पका करके, अब जैसे मान लीजिए इसमें सीजन चल रहा है आम का, अब नेचर ने देखिए कितना बढ़िया आपको पका करके दे रहा है, ये तो नेचर की दी। उसके अंदर आम में भी तो बहुत सारे केमिकल है, जबरदस्ती उसको पकाया जा रहा है। सर एक इंग्रेडिएंट्स और है पुनर्नवा। हाँ, पुनर्नवा आती है। हाँ, पुनर्नवा। तो सर पुनर्नवा के बारे में थोड़ा हमें बताइए। पुनर्नवा जो हमारा होता है बेसिकली जो है वो उसका नाम ही है पुनर्नवा, यानी जो भी सेल है उसको नया करना। हमारे सेल को रिपेयर कर देता है। जी। तो उसका तो बहुत बड़ा गुण है, अपने आप में है। अब किस तरह सा है, किस बीमारी में है, उसका अलग अलग कहीं काढ़ा दिया जाता है, कहीं टेबलेट दिया जाता है। अगर एक सामान्य आदमी जो स्वस्थ है, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है, वो अपनी दिनचर्या में कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर सके सर, ताकि वो बीपी से और शुगर से और इस क्रिटिकल बीमारियों से बचे और उसकी दिनचर्या सही से चले सर? वो हमारे मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि वो कंटिन्यू कोई दवाई लेता रहे। नहीं, दवाई नहीं सर, जो हमारे आयुर्वेद में जो हमारे घरों में जो तेजपत्ता है, अदरक है, दालचीनी है, हम तो कहेंगे हर व्यक्ति को सुबह के समय में जो है 2 इंच जो होती है कच्ची हल्दी और थोड़ा सा जो है आधा इंच जो है अदरक का सबको सेवन करना चाहिए। लहसुन भी उसके साथ, लहसुन भी सेवन करना चाहिए खाली पेट जो है जी। तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अब हल्दी और अदरक से तो बढ़िया कुछ भी नहीं है जी। तो ये तो कंटिन्यू हर व्यक्ति ले तो इम्यूनिटी उसको स्ट्रांग रहेगी, रोग क्षमताएं उसकी बढ़ती रहेंगी जी। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे आयुर्वेद के संदर्भ में, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी, और हमारे खान पान के स्तर को सुधारने की ज़रूरत है।
और निश्चित रूप से अगर हम अपने खान पान में, अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद को शामिल करें तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और बीमारियां शुरू हों, आपको जानकारी हो कि हम इस क्रिटिकल बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं या ये बीमारी हमारे जीवन को और भी नुकसान करेगी, तो हमारा निवेदन है कि आप एक बार अपना इलाज कराएं ना कराएं, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं उनसे अपनी सलाह ज़रूर लें। हो सकता है कि आपका बहुत सारा समय, आपका जीवन और आपका बहुत सारा पैसा बचे, जो आपके परिवार और आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए काम आ सके, और आप जो अपनी ज़िंदगी को समेटे जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, वो जीवन आप सामान्य तरीके से जी सकें। बस आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब के साथ मैं राजेश श्रीवास्तव, इनके न्यूज़ के लिए ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए। हम अपने आयुर्वेद के प्रति गंभीर हों, सतर्क हों, अपने को और अपने देश को समृद्ध बनाने में आयुर्वेद अपनाएं, अपने को बचाएं, अपने देश को बचाएं। नमस्कार दोस्तों।